गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर चल रहा था कंज्यूमर राइट्स के बारे में, तो उसमें हमने राइट टू बी इन्फॉर्म्ड के तहत इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विस एज ए कंज्यूमर हमें पता होना चाहिए और ये हमारा राइट भी है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हेन चॉइस इज डिनाइड और एवरी कस्टमर हैज़ द राइट टू चूज। ओके, मतलब कोई भी कंज्यूमर है उसके पास पूरा हक है कि वो चूज कर सकता है, वो ऑप्ट कर सकता है जो उसको लेना है, या किसी भी स्कीम में या किसने इन्वेस्ट किया उससे अगर वो विड्रॉ करना चाहता है उसको पूरा राइट है कि वो विड्रॉ कर सकता है। इसके लिए एक यहाँ पे आपको केस स्टडी दी गई है एज द नेम ऑफ अ रिफंड। ओके, जानते हैं ये कौन क्या है और क्या केस स्टडी है ये। Abhirami, a student of Ansari Nagar, joined a 2-year course at a local coaching institute for professional course in New Delhi. अभिरामी नाम की एक लड़की है जो कि एक लोकल स्टूडेंट है न्यू दिल्ली की, और उसने एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है। अब जब उन्होंने कोर्स की ज्वाइनिंग की थी, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स, तब उन्होंने ओवरऑल जो फीस होती है 61,020 रुपीज पूरे 2 साल की उन्होंने फीस पे कर दी एक साल। However, she decided to opt out of the course at the end of a year as she found that the क्वालिटी ऑफ द टीचिंग वॉज नॉट अप टू द मार्क। बट लेकिन जब वो 1 साल वहाँ पर पढ़ी तो उनको ऐसा लगा यहाँ पे जो क्वालिटी है टीचिंग की वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया। मतलब उन्होंने ये चाहा कि मैं अब इस कोचिंग में पढ़ना नहीं चाहती। एज ए रिजल्ट, सिंस उन्होंने केवल 1 साल पढ़ा तो उन्होंने बाकी जो 1 साल की फीस है उसकी उन्होंने रिफंडिंग मांगी। 1 साल जो पढ़ लिया उसकी तो नहीं, बाकी की जो रिफंड 1 साल की फीस है उसकी उन्होंने रिफंड मांगी। बट लेकिन जब उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपना रिफंड मांगा 1 साल का, तो क्या हुआ, उनको डिनाई कर देते। देन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में इस जो भी पूरा मैटर था इसके लिए उन्होंने अपील की। ओके, और उन्होंने मांगा कि मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट से 28,000 का रिफंड करना चाहिए, और उन्होंने ये दलील दी दैट शी हैज द राइट टू चूज। मतलब मेरे पास राइट है कि मैं कुछ भी चूज कर सकती हूँ, सिंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचिंग क्वालिटी वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो मैं अब उस कोचिंग से ऑप्ट करना चाहती हूँ। तो कंज्यूमर जो कोर्ट था उन्होंने ये डायरेक्ट किया कि दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट को 28,000 का रिफंड करना होगा। फिर उसके बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट ने वापस से कहाँ अपील कर दी, स्टेट। इस बार कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपील करी स्टेट कंज्यूमर कमीशन में, और वहाँ पे पर लेकिन वहाँ पर भी जब केस किया तो स्टेट कमीशन जो कंज्यूमर कोर्ट है उन्होंने डिसीजन को वही रखा जो कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने दिया था, और उसके साथ साथ फाइन भी दिया कोचिंग इंस्टीट्यूट को 25,000 का, एज वेल एज 7,000 का कंपनसेशन अभिरामी को पे करने को कहा, जो खर्च हुआ होगा अभिरामी का ड्यू टू द रीअपीलिंग ऑफ फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूट। द स्टेट कमीशन ऑल्सो रिस्ट्रेंट ऑल द एजुकेशन एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट फॉर चार्जिंग फीस फ्रॉम स्टूडेंट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इन एडवांस एंड दैट टू एट वन गो। इसके साथ साथ स्टेट कमीशन ने ये ऑर्डर दिया कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे साल भर की फीस इन एडवांस नहीं ले सकता है या स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकता है। ओके, एंड और ऐसा कोई भी वायलेशन होगा तो इसके तहत और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, फाइन लगाया जा सकता है, उसके ओनर को जेल तक की सजा हो सकती है। ओके, नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इंसिडेंट। इस इंसिडेंट से हमने क्या सीखा, दैट एनी कंज्यूमर हु रिसीव सर्विस इन वॉट एवर कैपेसिटी रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर, नेचर ऑफ सर्विस हैज द राइट टू चूज वेदर टू कंटिन्यू और टू नॉट कंटिन्यू द सर्विस। यानी कोई भी कंज्यूमर किसी भी टाइप की सर्विस को ऑप्ट करता है, और अगर उसको चाहे वो किसी भी एज का हो या किसी भी जेंडर का हो या किसी भी सर्विस का नेचर कैसा भी हो, अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके पास पूरा राइट है सर्विस को आगे कंटिन्यू करने का, चूज करने का या नहीं करने का। ओके, और उसके लिए अगर उसने मतलब इन एडवांस अगर उसने पेमेंट कर दिया है तो उस पेमेंट का रिफंड भी लेने का वो पूरा हक है। सपोज यू वांट टू बाय अ टूथपेस्ट एंड द शॉप ओनर सेज दैट शी कैन सेल द टूथपेस्ट ओनली इफ यू बाय द
टूथब्रश, यहाँ पे आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल आप एक शॉप पर गए और आपको एक टूथपेस्ट खरीदना पड़ा, लेकिन शॉपकीपर ने कहा कि नहीं, आप टूथपेस्ट तभी खरीद पाएंगे जब आप एक टूथब्रश खरीदेंगे उसके साथ में, तभी मैं आपको टूथपेस्ट सेल करूंगा. सो इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द ब्रश, यू हैव राइट to choice is denied. Similarly, sometimes gas supply dealers insist that you have to buy the stove from them when you take a new connection. In this way, many a times you are forced to buy things that are not wish to and you are left with no choice. तो आपके पास पूरा हक है कि आप उसको मना कर सकते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ टूथपेस्ट खरीदना है और मुझे टूथब्रश नहीं खरीदना है. और इसका सबसे ज़्यादा इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो कहाँ होती है, एलपीजी जब गैस का आप न्यू कनेक्शन लेने जाते हैं तो वहाँ पर जो डीलर होता है वो फोर्स करता है कि अगर आप एक न्यू कनेक्शन लेंगे तो आपको यहीं से जो भी एक्स्ट्रा जो उसके लगते हैं, लाइक जो सिलेंडर से गैस स्टोव का जो ट्यूब होता है, रेगुलेटर होता है, लाइटर होता है, गैस स्टोव होती है, ये सब वहाँ आपको परचेज करनी पड़ेगी हमारी हैंड से. तो वो फोर्स करता है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिंस एज अ कंज्यूमर दे डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज दैट वी हैव द राइट टू डिनाई, सो इस वजह से वो फोर्सफुली उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं. ओके, नाउ वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस. अब कंज्यूमर कहाँ जाना चाहिए जब उसके साथ कुछ भी टाइप की फ्रॉडरी या फ्रॉड हो जाता है. ओके, अब अब्रामी वाला जब केस हम पढ़े या उससे पहले हमने वैजी वाला केस पढ़े, तो हम वहाँ पे कहाँ गए, कंज्यूमर कमीशन के पास, अगर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के पास या स्टेट कंज्यूमर कमीशन के पास. ओके, सो ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जिससे कि हम एज ए कंज्यूमर हम या तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के पास जा सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के पास जा सकते हैं. ओके, so consumer has the right to seek redressal against unfair trade practice and exploitation. If any damage is done to a consumer, she has the right to get compensation depending on the degree of the damage. Okay, as a consumer we have the right to seek redressal. और हम कहाँ जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में या कंज्यूमर कमीशन में. और किसी भी टाइप का जो डैमेज हुआ है या फ्रॉड हुआ है उसके ऊपर वो कंप्लेंट कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनके पास पूरा राइट है कि उस जिस भी टाइप का फ्रॉड हुआ है उसके ऊपर कंपनसेशन मिल पाए. डिपेंड करता है किस टाइप का उनको डैमेज हुआ है और कितने रुपए तक का डैमेज हुआ है. देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड एन ईजी एंड इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम बाय विच इट कैन बी डन. और इसके लिए एक ईजी स्टेप चाहिए, है ना, एक ईजी तरीका चाहिए जिससे कि कंज्यूमर बहुत ईजिली कंज्यूमर कमीशन या कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन जा सके और वहाँ पर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सके और कंपनसेशन जो भी है वो पा सके. The consumer can file a complaint before the appropriate consumer forum on his or her own without the service of a lawyer. अब as कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में बिना किसी लॉयर के एज ए कंज्यूमर आप खुद भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. You might be interested in knowing how an aggrieved person gets his or her compensation. और अभी आगे वाले जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे उसमें आपको देखेगा एज ए कंज्यूमर आपको कैसे कंपनसेशन मिलेगा. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है प्रकाश का, जो कि एक विलेज में रहते हैं और वो मनी ऑर्डर सेंड करता है. आजकल तो फिर इंटरनेट बैंकिंग है तो विद वन क्लिक यू कैन सेंड मनी. बट जब ये इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं दिया, इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी या यूपीआई ये सब नहीं था, तब क्या होता था, यू हैव टू, अगर आपको पैसे सेंड करने हैं तो यू हैव टू सेंड मनी ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ पोस्ट. ओके, यहाँ पर मनी जिस आप डिपॉजिट करते थे और फिर जिस भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट आपको सेंड करना उसका प्रॉपर एड्रेस लिया जाता था. फिर उसके घर में उस विलेज का या उस स्टेट सिटी का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से पोस्टमैन भेजते थे और फिर वो जो भी अमाउंट है वो उनके घर तक पहुँचा दिया जाता था. सो प्रकाश ने जब मनी ऑर्डर भेजा अपने रिलेटिव को तो वो यहाँ से उन्होंने डिपॉजिट कर दिए, पर लेकिन जहाँ भी वो भेजना चाहते थे उनके वहाँ तक वो नहीं पहुँचा. तो उसके लिए प्रकाश वापस पोस्ट ऑफिस गया, पर लेकिन वहाँ पे उसकी सुनवाई नहीं हुई. तो उसके बाद उन्होंने क्या करा ये हमें पढ़ना है. सबसे पहले प्रकाश जो जाते हैं पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर सेंड करते अपने डॉटर को. फिर प्रकाश जी जो है वो कंफर्म करते अपने डॉटर से कि मनी ऑर्डर पहुंचा कि नहीं, लेकिन डॉटर मना कर देती है. फिर वो कहा जाता है पोस्ट ऑफिस दोबारा जाते हैं और वहाँ पे पूछताछ करते हैं कि जो मैंने मनी ऑर्डर भेजा था वो किन कारण की वजह से डिले हो गया है या मेरी डॉटर तक क्यों नहीं पहुँचा. पर लेकिन पोस्ट ऑफिस से कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलने पर फिर वो
फिर वो वहाँ से कहाँ गए, प्रकाश गोज टू लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस, ओके, कंज्यूमर फोरम, वहाँ पर वो एडवाइस के लिए गए। तो वहाँ पे प्रकाश को एज ए कंज्यूमर कोर्ट में एक केस फाइल करने के लिए कहा गया और इसके लिए उनको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया जिसमें सारी डिटेल्स, कितना अमाउंट आपका नुकसान हुआ है, ओके, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल फॉर्म करी, उसके साथ साथ एविडेंसेस लगाए, ओके, मतलब जो मनी ऑर्डर करते उसकी रिसिप्ट दी, ओके, ये सारी चीज़ें उसमें लगाई उन्होंने अपने उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। फिर उसके बाद में उन्होंने खुद ही स्वयं उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में अपील की, ओके, इसमें किसी लॉयर की रिक्वायरमेंट नहीं। फिर उसके बाद में कोर्ट ने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी उन्होंने बिल की रिसिप्ट जब सब लगाई थी, उन सबको वेरीफाई किया और दोनों ही पार्टी से, विद प्रकाश एंड फिर दो पोस्ट ऑफिस की अथॉरिटी थी, उन दोनों को आमने सामने बात की। फिर उसके बाद में जो सबूतों के आधार पर जो जज ने वर्डिक्ट दिया। तो ये बहुत सिंपल से स्टेप आपकी बुक में बताई है, लाइक एज ए कंज्यूमर आपको किसी लॉयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इज अ कंज्यूमर फोरम, वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना और सारे एविडेंसेस लेना है ना। एज एन कंज्यूमर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें सारे एविडेंसेस लगाना जरूरी है। तो एज एन कंज्यूमर अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है, आपके उसको क्या होना चाहिए, बिल होना चाहिए, तभी आप जब कंज्यूमर कोर्ट में आप केस लगाओगे तब आपके पास वो सारे सबूत होंगे। अगर आप बिल नहीं लेते हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट में आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे कि मैंने ये सामान इनसे खरीदा है। सो बहुत छोटी छोटी बात है, एज एन कंज्यूमर वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि जब भी आपके सामान ले तो यू शुड हैव टू टेक अ प्रॉपर बिल। The consumer movement in India had led to the formation of various organizations locally known as Consumer Forum or Consumer Protection Council. Due to the consumer movement, there are various organizations which are known as Consumer Forum or Consumer Council. They guide the consumer, वो guide भी करते हैं कि कैसे आपको consumer court में cases file करने हैं। On many occasions, they also represent individual consumer in consumer court. और most of the occasion अगर इंसान ज़्यादा educated नहीं है या उसको ज़्यादा knowledge नहीं है, तो ये जो organizations हैं उनके individual वो खुद आके एज एन पर्सन वो उन पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में उनके लिए केस लड़ते हैं, ओके। This voluntary organization also receive financial support from the government for creating awareness among the people. इसके साथ साथ ये इसलिए ऐसा करते हैं बिकॉज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको गवर्नमेंट के थ्रू इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। If you are living in a residential colony, you might have noticed boards of residents welfare association. If there is any unfair trade practice meted out to their members, they can टेक अप द केस ऑन देयर बिहाफ। और सिटीज़ में क्या होता है, जो सोसाइटीज़ होती हैं ना, कॉलोनीज होती हैं, वहाँ पे सोसाइटीज़ बन रहती है, तो उनमें क्या रहता है, एक रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन होता है और आपके साथ कुछ भी अनजस्टिस होती है या आपके रेसिडेंस में आपके आसपास की कॉलोनी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं। वो जो रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन होता है वो विद इन दैट कॉलोनी या रेसिडेंशियल एरिया और प्रॉब्लम्स को सुनता है, सुनवाई करता है और प्रॉब्लम्स को रिड्रेस करता है। अंडर द कोपरा ए 3-tier quasi judicial machinery at the district, state and the national level was set up for the redressal of consumer dispute। अब अंडर द कोपरा एक्ट एक 3 quasi जुडिशियल मशीनरी बनाई है, मतलब 3 लेवल्स पे कंज्यूमर कोर्ट बनाए, ओके। द फर्स्ट वन इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट विच इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट फोरम, जो कि डील करता है ऐसे केसेस जहां पर जो नुकसान जो होता है वो 20 लाख तक होता है, ओके। 20 लाख तक रुपए तक के जितने भी मामले होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में सुनवाई होती है। स्टेट लेवल के स्टेट कमीशन जो कि ₹20 लाख टू 1 करोड़ और नेशनल कमीशन जो कि 1 करोड़ या उससे ज़्यादा के जो केसेस होते हैं वो सुनते हैं। इफ ए केस इज डिसमिस्ड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, ए कंज्यूमर कैन आल्सो अपील इन स्टेट एंड देन नेशनल। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका लाइक अगर 20 लाख तक का केस और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन में आपका वो केस खारिज हो गया है या फिर आपने प्रॉपर एविडेंस नहीं दिए हैं, उस वजह से आपको आपके बिहाफ पर आपके हक में आपका जस्टिस नहीं गया, तो आप फिर स्टेट लेवल और फिर स्टेट में भी आपका नहीं होता है तो आप वापस से नेशनल लेवल कमीशन पर आप अपील कर सकते हैं। Thus, the act has enabled us as a consumer to have the right to represent in the consumer court। और इस जो कोपरा एक्ट की वजह से हम इन द कंज्यूमर कोर्ट एज हमारे पास राइट है कि हम एज एन इंडिविजुअल अपना केस खुद
लड़ सकते हैं। नाउ लर्निंग टू बी बिकमिंग अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, कहीं ना कहीं हमें आदत डालनी होगी, हमें सीखना होगा कि एज ए कंज्यूमर हम कैसे अवेयर है और कौन कौन सी चीज़ें को हमें वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो उसकी आप परख कैसे करेंगे कि ये एक अच्छा सामान हो सकता है या ओरिजिनल है कि नहीं, या इसमें वो टेस्ट किए गए हैं कि नहीं। तो हमने एग्जांपल पढ़ा था प्रेशर कुकर का, है ना। मोस्ट ऑफ द कंपनीज लोकल ब्रांड की जो होती हैं वो प्रॉपर्ली बिल्ड नहीं होती, तो जब भी आप प्रेशर कुकर खरीदने जाएँ तो आप उसमें क्या देखेंगे, ISI मार्क, जो कि उसका हॉलोग्राम होता है, और वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये जो प्रेशर कुकर है ये उन सभी टेक्निकल मापदंडों पे बना हुआ है और टेस्टेड है, और इससे एक अच्छी क्वालिटी का ये प्रेशर कुकर है। आप सोना खरीदने जाते हैं तो आपके पास BIS का मार्क आपको देखना चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी मिलती है कि सोना जो लिया है ये आपने प्योर लिया है। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि जो स्पेशली गोल्ड ज्वेलर्स के यहाँ जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्यू टू BIS मार्क नहीं होने की वजह से, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करने से, वो कुछ फेक गोल्ड ज्वेलरी सेल कर देते हैं एज ए कंज्यूमर। एंड बाद में जो कंज्यूमर जब उस कुछ सालों बाद जब उसको वापस से ज्वेलर्स के पास लेके जाता है, ज्वेलर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहते हैं कि दैट इट इज़ अ फेक गोल्ड ज्वेलरी। तो ये छोटी छोटी बात है, ये जो चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि दैट BIS मार्क इस लाइक गोल्ड ज्वेलरी के BIS मार्क होना चाहिए। आपको फूड आइटम खरीदना है तो उसमें FSSAI का मार्क होना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, ओके, लाइक एक्सपायरी डेट। फूड आइटम्स और जितने भी आप मेडिकल रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स या फिर मेडिसिन खरीदते हैं तो उनमें उनकी एक एक्सपायर्ड डेट होती है, उन सब चीज़ों को देखकर ही खरीदना चाहिए। When we as a consumer become conscious of our rights while purchasing various goods and services, we will be able to discriminate and inform about the choice. As a consumer अगर हम अवेयर रहेंगे तो हमारे साथ किसी भी टाइप का फ्रॉडरी नहीं होगी। Okay, this calls for acquiring the knowledge and skills to become a well-informed consumer. इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, है ना, तभी जाके आप एक well-informed consumer बन पाएंगे। So how can we become a conscious consumer? So we can become a conscious consumer by various things. Okay, जैसे लाइक हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि किस चीज़ में ISI मार्क रहेगा, किस में BIS मार्क रहेगा। इन सारी चीज़ों का अगर नॉलेज होगा तो आप इजीली आप फिगर आउट कर पाएंगे दैट जो भी पर्टिकुलर चीज़ हम खरीद रहे हैं वो एक प्रॉपर गाइडलाइन के तहत बनी हुई हैं और सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ बनी हुई। द एनैक्टमेंट ऑफ कोबरा हैड लेड टू द सेटिंग अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। द पोस्टर दैट यू हैव सीन are one of the example which government spread information about legal processes which people can use. ओके, आपने बहुत सालों पहले टीवी में ऐड आते थे अबाउट जागो ग्राहक जागो, आपकी बुक में भी एक पोस्टर है जागो ग्राहक जागो का। सो इससे जो कोबरा जो कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट है उन्होंने वेरियस पोस्टर्स वेरियस एड्स बनाए हैं जिससे एज ए कंज्यूमर जो है अवेयर रह सके। ओके, आज भी जो दूरदर्शन होते हैं, दूरदर्शन जितने भी चैनल्स होते हैं वहाँ पे आपको इस टाइप के ऐड दिखते हैं जहाँ पे एज ए कंज्यूमर हमको इन्फॉर्म किया जाता है कि कौन से प्रोडक्ट के लिए आपको कौन सा मार्क दिखना चाहिए, ISI मार्क क्या होता है, एग मार्क क्या होता है। ओके, इसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ है आपकी बुक में, इसको पढ़ते हैं। While buying many commodities on cover, you might have seen a logo with the letter ISI, egg mark or hallmark. These logos and certification help consumer to get assured the quality while purchasing goods and services. The organization that monitor and issue the certificates allow producer to use their logo provided the following certain quality standard. अब जब प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आपने देखा होगा या तो BIS का मार्क रहता है या एग मार्क रहता है या ISI का मार्क रहता है। क्यों रहता है? ताकि जो डिपार्टमेंट है ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं ISI मार्क का, एग मार्क का, हॉल मार्क का, जिससे जो प्रोड्यूसर है वो अगर ये मार्क लगाता है तो उसको सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उस प्रोडक्ट को बनाना होता है ना। एज ए कंज्यूमर वी आर सेटिस्फाइड दैट ये सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड से ही ये प्रोडक्ट बना होगा। Though this organization developed quality standards for many products, it is not compulsory for all the producers to follow standards. However, for some products that affect the health and safety of consumer or of producer of mass consumption like LPG cylinders, food colors, additives, cements, packaged drinking water, it is mandatory on the part of the producers to get certified by the organization. ऐसा ज़रूरी नहीं हर प्रोडक्ट्स में ISI मार्क हो, पर लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस हो सकते हैं लाइक LPG सिलेंडर हो गया, गोल्ड हो गया, प्रेशर कुकर से रिलेटेड जो सामान हो गया,
ओके, जिसमें ना खतरा हो सकता है एज ए कंज्यूमर, हमें खतरा हो सकता है। सीमेंट हो गया, सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें आपको ISI का एक मार्क, प्रिंटेड मार्क दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे मैंडेटरी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीमेंट से घर बनते हैं, और अगर सीमेंट ही अगर लो क्वालिटी होगी तो हो सकता है इन फ्यूचर वो घर डैमेज हो सकता है, गिर सकता है, उससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। सो ये सारी चीज़ें हैं। सीमेंट हो गया, फूड कलर्स हो गया, फूड कलर्स ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं उसमें, तो ये सारी चीज़ों के मार्क्स रहते हैं, ताकि एज ए प्रोड्यूसर्स ये दे आर बाउंडेड कि हम इन्हें उन्हीं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाएं, ज़्यादा उसमें फ्रॉजरी ना कर सकें, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ और एज एन ह्यूमन इट माइट बी हैजार्डस। तो ये कंपनीज उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है, बिकॉज अगर ऐसा कोई केस होता है कि अगर वो फेक मतलब प्रोडक्ट अपना बना लेती है, उसमें अगर ISI मार्क या अदर चीज़ का मार्क लगा लेते तो जो कंपनी है वो बैन हो सकती है और पूरा सा प्रोडक्शन बंद हो सकता है। सो एज अ प्रोड्यूसर देखिए दिस स्टैंडर्ड्स, अगर एज आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसमें ISI मार्क, एग मार्क या हॉल मार्क रहता है, इसका मतलब वो उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे ही बने हैं। एंड एज अ कंज्यूमर वी आर ऑल्सो एश्योर्ड दैट जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हम खरीद रहे हैं। टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। ओके, कंज्यूमर मूवमेंट को आगे कैसे लेके जा रहे हैं। ओके, आज के मॉडर्न डे में इंडिया जो है 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करता है, फॉर एज एन ये दिखाने के लिए दैट एज ए कंज्यूमर वी मस्ट बी अवेयर, और इसी वजह से ये हर साल इस 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इट वॉज द डे दैट द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और यही वो दिन है जिस दिन इन 1986 जहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इनेक्ट किया गया था ना, इनेबल किया गया था, और इसी वजह से इस दिन को एज ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन नेशनल कंज्यूमर डे के तहत सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज दैट आर एक्सक्लूसिव कोर्ट्स फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल, है ना। इंडिया के ऐसी कंट्रीज में से एक है जहाँ पर कंज्यूमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स बनाइए, केवल वहाँ पे कंज्यूमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही रिड्रेस किया जाता है। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैड मेड सम प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स एंड देयर एक्टिविटीज, और कंज्यूमर मूवमेंट की वजह से देयर आर मेनी ग्रुप्स इन इंडिया विच आर एक्टिव एंड हेल्प्स कंज्यूमर टू गेट देयर प्रॉब्लम रिड्रेस्ड। देयर आर टुडे मोर देन 700 कंज्यूमर ग्रुप्स, आज के तारीख में आज 700 कंज्यूमर ग्रुप्स हैं हमारी कंट्री में, जिसमें से 20-25 आर वेल ऑर्गेनाइज एंड रिकॉग्नाइज फॉर देयर गुड, जिसमें से 20 से 25 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको कि बहुत अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज किया गवर्नमेंट ने, ओके, और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज काम उनका रहता है। However, the consumer redressal process is becoming cumbersome, expensive and time consuming. Many a time consumer required to engage a lawyer. Most of the time जब compensation का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। इनफैक्ट कई बार जो है कई बार कंज्यूमर को लॉयर्स को भी इंगेज करना पड़ता है जब बड़ी कंपनीज के ऊपर आप जब केस करते हैं तब। दिस केस रिक्वायर्स time for filling and attending the court proceeding etc. In most purchase cash memos are not issued, hence evidence is not easy to gather. ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप बड़ी किसी कंपनी पे आप केस लगाते हो तो उनके लॉयर्स रहते हैं, वो लड़ते हैं, तो फिर एज एन प्रोफेशनल आपको एक लॉयर अपॉइंट करना पड़ता है। फिर इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये देखी गई है कंज्यूमर जब केस की प्रोसीडिंग चलती है कि मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर दे डोंट हैव बिल, मोस्ट ऑफ देम बिल नहीं लेते हैं। स्पेशली जो गोल्ड ज्वेलर्स होते हैं, हम पहचान वाले गोल्ड ज्वेलर्स के नाते तो हम वहाँ से प्रॉपर बिल लेते नहीं हैं और केवल सामान ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ओके, मोर ओवर मोस्ट ऑफ द परचेज इन द मार्केट आर स्मॉल रिटेल सेल्स। दिस एग्जिस्टिंग लॉज आर नॉट ऑल्सो वेरी क्लियर ऑन द इश्यूज ऑफ कंपनसेशन टू कंज्यूमर इंजर्ड बाय डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। और इसके साथ साथ देयर आर सम लूप होल्स इन आवर लॉ, इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो लॉ बना है उसमें कुछ लूप होल्स है जिसमें कि स्मॉल रिटेलर शॉप्स के अगेंस्ट कोई प्रॉपर प्रोसीडिंग्स कैसे की जाए उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। आफ्टर मोर देन 25 years ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ कोपरा, कंज्यूमर अवेयरनेस इन इंडिया इज स्प्रेडिंग बट स्लोली। हालांकि कोपरा एक्ट को इनैक्ट हुए 25 साल हो गए, 1986 में इसको इनैक्ट कर दिया गया था, इनेबल कर दिया गया था, बट स्टिल मोस्ट ऑफ अस डोंट नो अबाउट दिस लॉ and don't know about the consumer right as well. Besides this, the enforcement of law that protect workers especially is for organized sector is weak. Especially जो हमने फर्स्ट डे
या सेकेंड डे में जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर्स काम करते हैं वो भी कहीं ना कहीं एज ए कंज्यूमर वो भी उस लॉ के तहत आते हैं, पर लेकिन दे आर ऑल्सो अनअवेयर ऑफ दिस लॉ, और जो प्रोटेक्शन एक वर्कर को मिलनी चाहिए दे डोंट गेट दिस टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन। सिमिलरली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर वर्किंग ऑफ मार्केट्स आर ऑफन नॉट फॉलोड। इसके साथ साथ जो रेगुलेशंस होते हैं कि मार्केट कैसे चलना चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, कभी कभी उन रूल्स एंड रेगुलेशन में मार्केट रन नहीं करता। आपने देखा होगा ना, अचानक से प्राइस हाइक हो जाती है, मतलब प्राइस राइज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये लॉ के अगेंस्ट है ना। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि गुड्स जो होता है वो रिजर्व करके रख लेते हैं व्यापारी, फिर जब महंगाई होती है या जब मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो जाती है फिर उसको निकालते हैं और महंगे भाव में बेचते हैं, तो ये गलत है। ओके, तो ये कुछ इन सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए, इनके लिए स्पेसिफिक लॉ बनाने चाहिए। इट इज ऑफन सेड दैट कंज्यूमर मूवमेंट्स कैन बी इफेक्टिव ओनली विद द कंज्यूमर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, पर लेकिन ये बात भी इतनी सही कहीं ना कि हमें भी जागरूक होना पड़ेगा एज ए कंज्यूमर, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक ये कंज्यूमर जो लॉ है या कंज्यूमर मूवमेंट्स है वो इफेक्टिवली आगे उभर के नहीं आएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, एज एन कंज्यूमर हमें भी एक्टिव रहना पड़ेगा, एज ए कंज्यूमर हमें भी अवेयर रहना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स अ वॉलंटरी एफर्ट एंड स्ट्रगल इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वन एंड ऑल, और कहीं ना कहीं एक वॉलंटरी एफर्ट लगता है बिटवीन द गवर्नमेंट एज वेल एज कंज्यूमर एज वेल, ताकि ये जो मार्केट में जो सेलर्स है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स है, वो जो प्रोडक्ट बनाए वो सही बनाए। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।